आरती हक्की बक्की सी अपनी सौतेली माँ की तरफ देख रही थी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है? जाने वाला चला गया, अब क्या हम लोग भूखे मरेंगे? ये टोकरी उठा और सब्जी बेचने के लिए निकल जा। लेकिन माँ, मैंने तो कभी सब्जी बेची नहीं। मुझे नहीं पता सब्जी कैसे बेची जाएगी। मुझे आगे पढ़ाई करनी है माँ, मुझे पढ़ाई करनी है। इस घर की हालत देखकर तुझे लग रहा है कि तू आगे पढ़ाई कर सकती है? तेरे अलावा इस घर में 4 लोग और हैं, इसलिए कमाने के बारे में सोच, अब पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। आरती अपने छोटे छोटे 3 बहन भाइयों की तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। पिता के मरने के बाद सौतेली माँ चाहती थी कि आरती अब सब्जी बेचने का काम करे और सबका पालन पोषण भी करे। आरती के पिता के देहांत को 1 महीना हो चुका था। आरती 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। सौतेली माँ ने उसे टोकरी पकड़ा दी और पढ़ाई करने से मना कर दिया। अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? घर से बाहर निकलेगी तो पता चलेगा ना कि सब्जी कैसे बेचनी है। अपनी माँ के डर से आरती टोकरी सर पर लेकर घर से बाहर निकल जाती है। सब्जियों के वजन के कारण टोकरी उसके सर पर इधर से उधर डोल रही थी। वो अपने दोनों हाथों से किसी तरह उसे थाम कर सब्जी ले लो की आवाज लगाने लगी। तभी गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए कुछ आवारा लड़के आरती को देखकर हंसने लगते हैं और अरे देखो देखो, कितनी सुंदर सब्जी वाली सब्जी बेच रही है। बेचारी कहाँ इधर उधर धक्के खाएगी। चलो इससे सब्जी खरीद लेते हैं। सुनो लड़की, बैगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो। तभी सारे लड़के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी टोकरी में रखी हुई सब्जियों को निकालने लगते हैं। डर के मारे आरती से टोकरी नीचे गिर जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां एक औरत आती है और आरती को देखकर वो उन लड़कों को वहां से भगा देती है। अरे बिटिया, सारी सब्जियां बिखर गई हैं तेरी। ये सब आवारा लड़के इसी तरह आने जाने वालों को परेशान करते हैं। तेरे घर में कोई बड़ा नहीं है जो तू सब्जी बेच रही है? हाँ? नहीं, घर पर कोई नहीं है, तभी सब्जी बेचने के लिए निकली हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी सब्जी खराब कर दी। कुछ खराब नहीं हुआ, थोड़ी सी मिट्टी लगी है। मेरा घर पास ही में है, पानी लेकर सब्जियां धो लो और वहां आस पड़ोस की औरतें तुझसे कुछ सब्जी भी खरीद लेंगी। आरती टोकरी सर पर रखकर उस औरत के घर के पास चली जाती है। वो औरत पानी का डब्बा लाती है और आरती अपनी सब्जियां धो लेती है। फिर कुछ आसपास की औरतें निकलकर आरती से सब्जियां खरीद लेती हैं। टोकरी का वजन थोड़ा कम होता है तो आरती दूसरी जगह पर सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। बाबा तो हमेशा से यही काम करते आ रहे थे, उन्हें तो आदत थी, लेकिन मुझे सब्जी बेचने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और अगर सब्जियां नहीं बिकी तो माँ बहुत मारेगी। हे भगवान, सारी सब्जियां बिकवा दो। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी एक आदमी वहां पर आता है और उसे सब्जी का दाम पूछने लगता है। आरती डरते डरते उसे सारी सब्जियों का रेट बता देती है। सुनो लड़की, तुम्हें पहले कभी इस मोहल्ले में नहीं देखा। लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, तभी तुम सब्जी बेच रही हो। मैं तुमसे सारी सब्जियां खरीद लूंगा। सारी सब्जियां? मैं अभी सारी सब्जियां तोल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तोलने की जरूरत नहीं है। तुम ये पैसे पकड़ो और ये टोकरी मेरे घर लेकर चलो। उस आदमी की ये बात सुनकर आरती अंदर तक डर गई और वो टोकरी सर पर लेकर वहां से भाग निकली और फिर एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। फिर वो सब्जियों के साथ वापस घर आ गई। तू तो सारी सब्जियां ऐसे की ऐसी ही घर लेकर आ गई, क्या हुआ? ये रोनी शक्ल क्यों बनाई है? माँ, माँ, मुझसे सब्जियां नहीं बेची जाएंगी। सब लोग बहुत बुरे हैं, बाहर लड़के छेड़ते हैं। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि तू यहाँ घर पर बैठेगी और मैं सब्जियां बेचने के लिए बाहर जाऊंगी? सुन लड़की, मैंने तुझे साफ साफ कह दिया है कि अब इस घर के लिए तुझे कमाना होगा। और आज तो ऐसे वापस आ गई, लेकिन कल अगर सब्जियों के साथ घर में घुसी तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगी। और ये सब बहाने मुझे मत सुना कि लड़के छेड़ते हैं। तेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए सबको जवाब देने की। आरती अभी भी कांप रही थी। तब उसकी छोटी बहन उसके पास आती है। दीदी, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा तूने? तू इसके साथ जाएगी? क्यों री, तेरे बदले पढ़ाई कौन करेगा? खबरदार जो किसी ने इसका साथ देने की कोशिश की। अगले दिन सुबह आरती की माँ उसे फिर टोकरी पकड़ा देती है और घर से निकल जाने के लिए कहती है। सब्जी की टोकरी सर पर रखकर आरती थोड़ी दूर जाने पर ही सब्जी ले लो की आवाज लगाने लगती है। मुझे हिम्मत से काम करना होगा। अगर मैं इसी तरह डर कर सब्जियां बेचूंगी तो मेरी सब्जियां नहीं बिकेंगी।
ऐसा करती हूँ, साथ में एक डंडा लेकर चलती हूँ। अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो मैं उसे डंडे से उसकी पिटाई कर दूंगी, वरना तो फिर मुझे मेरी सौतेली माही मार मार कर मार डालेगी। आरती एक जगह पर अपनी टोकरी नीचे रखकर बैठ जाती है और सब्जी ले लो की आवाज लगाने लगती है। तभी कुछ लोग आकर उस सब्जी का दाम पूछते हैं और सब्जी खरीद लेते हैं। ये भिंडी कैसे दी? 30 रुपए किलो। आंटी जी ले लो, बहुत ताजी भिंडी है। क्या कहा तूने मुझे? आंटी? मैं तुझे आंटी दिखाई दे रही हूँ? मेम साहब नहीं बोल सकती थी, या दीदी ही बोल देती। और वैसे भी तेरी भिंडी इतनी ताजी नहीं है कि जो मैं इन्हें खरीदूं। ये कहकर वो औरत गुस्से में चली जाती है। आरती मन ही मन सोचती है कि मुझे आंटी नहीं बोलना है, या तो मेम साहब बोलना है या दीदी बोलना है। तभी एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आकर सब्जी पूछती है। दीदी, ये घिया 20 रुपए का लग जाएगा। ओ लड़की, मैं तुझे दीदी दिखाई दे रही हूँ। मैं तो तेरी दादी की उम्र की हूँ। चल कोई बात नहीं, ला जल्दी से ये घिया दे दे। आरती खुशी खुशी उसे घिया दे देती है और फिर अपने ऊपर ही हंसती है कि उसने ये भी नहीं देखा कि सामने वाली औरत कितनी बूढ़ी थी। दोपहर हो चुकी थी। आरती की आज काफी सब्जियां बिक चुकी थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे बगैर खाने के ही बाहर भेज दिया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो इधर उधर खाने के लिए कुछ देखने लगी, तभी उसे दुकान दिखाई देती है और वो वहां से एक ब्रेड पकौड़ा खरीद लेती है। शाम तक सारी सब्जियां बेचने के बाद आरती थकी हारी जब घर आती है। चलो शुक्र है आज तू सारी सब्जियां बेच कर आई है। ला सारे पैसे मुझे दे दे। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। क्या? तूने सुबह से कुछ नहीं खाया? बहुत तेज भूख लगी थी माँ, एक ब्रेड पकौड़ा खरीद कर खाया था। ये सुनते ही उसकी सौतेली माँ आग बबूला हो जाती है और उसे कहती है कि तुझे पैसे खराब करने के लिए किसने कहा था? जा, अब रात का खाना भी तुझे नहीं मिलेगा। आरती रोते रोते भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन सुबह, माँ गलती हो गई, आज के बाद कभी कुछ खरीद कर नहीं खाऊंगी, बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तब आरती की सौतेली माँ गुस्से में उसे खाना देती है। आरती उस खाने में से कुछ खाना दोपहर के लिए रख लेती है और सब्जी बेचने के लिए चली जाती है। अब आरती का ये रोज का काम था। वो सुबह सुबह माँ के दिए हुए खाने में से कुछ खाना दोपहर के लिए रखती और सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती। शाम को आकर वो सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख देती। धीरे धीरे बगीचे में लगी हुई सारी सब्जियां खत्म होने लगी थीं। ये देखकर आरती की माँ आरती से कहती है, सुन लड़की, बहुत समय हो गया है तुझे सब्जी बेचते हुए। अब तो तुझे पता चल गया है कि कैसे काम करना है। बगीचे में लगी हुई सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। अब सुबह सुबह तू मंडी से सब्जी खरीदेगी और उन्हें बेच कर आएगी। लेकिन माँ, सब्जी मंडी तो यहाँ से बहुत दूर है। तो तुझे क्या लगा, रोजाना सब्जियां तेरे हाथ में रख कर दूंगी? जो कहा है बस इतना सुन, आज के बाद मंडी से सब्जी खरीद कर उन्हें बेचेगी और थोड़ी सब्जी से अब काम नहीं चलने वाला। कल से तू अपने बाप का ठेला लेकर निकल। सौतेली माँ के डर से आरती जैसा उसकी माँ कह रही थी वैसा ही करने लगी। अब वो सुबह सुबह मंडी जाती, फिर वहां से सब्जी लेती और पूरा दिन सब्जी बेचने के बाद वो घर आती। एक दिन भूख प्यास से बेहाल आरती एक बड़े से मकान के सामने सब्जी के लिए आवाज लगा रही थी। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। उसे चक्कर आया और वो गिर गई। तब तक घर पर एक औरत सब्जी खरीदने के लिए बाहर आ गई थी। आरती को बेहोश देखकर वो उसे उठाने लगती है और फिर उसके बाद वो आस पड़ोस के लोगों की मदद से उसे अपने घर ले जाती है। होश में आने के बाद, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, मैं तो घबरा ही गई थी। ये लो, कुछ पी लो और कुछ खा लो, मुझे लगता है तुम भूखी प्यासी हो। आरती पहले तो घबरा जाती है, लेकिन जब औरत की प्यार भरी बातें सुनती है तो वो चुपचाप उससे खाने का सामान लेकर खाने लगती है। बातों बातों में ही वो औरत आरती से उसके बारे में पूछती है और आरती उसे सब कुछ बता देती है। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं एक समाज सेविका हूँ और तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर की हालत से तुम्हारी माँ परेशान है, इसलिए उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। फिर वो औरत आरती से कहती है कि मैं कुछ लोगों की मदद से तुम्हारी एक सब्जी की दुकान खुलवा देती हूँ। तुम एक जगह बैठकर ही सब्जियां बेचो और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करो, ताकि तुम आगे चलकर कुछ और कर सको। ये सुनकर आरती खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो औरत अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर आरती की सब्जी की दुकान खुलवा देती है। चलो ये भी अच्छा हुआ, उन लोगों की मदद से अब हमारे पास अपनी एक दुकान है। माँ, मैं सारा काम खुद देख लूंगी, बस मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दो। मैं
सब्जी बेचने के साथ साथ पढ़ना भी चाहती हूँ। किसी तरह आरती अपनी माँ को मना ही लेती है और फिर सब्जी बेचते हुए वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करती है और घर में अपने बहन भाई और माँ का ख्याल भी रखती है। कुछ सालों बाद वो अपनी एक सब्जी की बड़ी सी दुकान खोल लेती है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। इस तरह मेहनत और लगन से एक सब्जी वाली अपने परिवार का पालन पोषण करती है। आज पूनम ने अपनी नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय उसके ससुर और उसका बेटा भी पूनम के साथ होते हैं। ये पूनम की दूसरी फैक्ट्री थी जिसमें वो कच्चे आम से बनी हुई चीजें तैयार करवाती थी। तभी कुछ पत्रकार आकर पूनम से पूछते हैं, पूनम जी, आप अपने शब्दों में बताइए कि आज आपको कैसा लग रहा है। आपने काफी सारी औरतों को यहाँ काम दिया है, एक नई फैक्ट्री खोलकर। आप हमें बताएंगी कि आपने फैक्ट्री का नाम गरीब कच्चे आम वाली क्यों रखा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बस इतना ही कि कभी कभी इंसान अपने ऊपर गुजरी हुई चीजों से बहुत कुछ सीखता है। वो खुद भी मजबूत बनता है और औरों को भी मजबूत बनाता है। और मेरी नई फैक्ट्री इसी का ही नतीजा है। और इसका नाम गरीब कच्चे आम वाली इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं ये कभी ना भूलूं कि ये फैक्ट्री मैंने अपने गरीबी के दिनों में शुरू की थी। हमने सुना है कि आप काफी गरीब थी जब आपने ये फैक्ट्री शुरू की। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, वो वक्त काफी मुश्किल भरा था, लेकिन मेरे पिता समान ससुर ने उस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज मैं खुद भी बहुत मजबूत हूँ और औरतों को भी मजबूत बना रही हूँ। नई फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद सब लोग खाने पीने लग जाते हैं और पूनम वहीं बैठकर अपने बारे में सोचती है। उसे याद आता है जब उसके पिताजी ने उसका रिश्ता राजेश से कराया था और वो कितना खुश है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छा लड़का देखा है। पूनम की शादी राजेश से उसके पिताजी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार की। पूनम के लिए अच्छा घर भी देखा गया। उसके ससुराल में उसके ससुर और राजेश ही होते हैं। राजेश गलत संगत में पड़कर जुआ खेलता था। ये बात उसके पिताजी ने पूनम के पिताजी से छुपाई। शादी के बाद ही पूनम को पता चल जाता है कि उसका पति जुआ खेलता है। जो कुछ भी कमाता वो जुए में हार जाता और कभी कभी जब उसका दाव अच्छा लगता तो वो बड़ी रकम के साथ खेलता। दिनों दिन उसकी इस लत में इजाफा ही होता रहा। घर में बच्चा आने के बाद भी राजेश की आदत नहीं सुधरती। आपको शर्म नहीं आती? आप जितना भी पैसा कमाते हो वो सब जुए में हार जाते हो। कभी सोचा है कि आगे हमारा क्या होगा? बेटा स्कूल भी जाएगा और बड़ा होकर कोई कोर्स भी करेगा। उसके लिए पैसे कहां से लाओगे? मेरे सामने तुम्हारी मुंह चलाने की हिम्मत कैसे हुई? यही सिखाया तेरे माँ बाप ने कि अपने पति से कैसे जबान लड़ाते हैं। मैं कमाता हूँ इसलिए खर्च करता हूँ, तुझसे या तेरे मायके वालों से मांग कर नहीं लाता। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। क्या ये दिन दिखाने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? शादी का क्या मतलब हुआ कि मैं अपने शौक छोड़ दूं? तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम कमाना क्यों नहीं शुरू कर देती? आज तो तूने मुझे टोक दिया, लेकिन आइंदा से कभी टोक मत देना। झगड़ा करके राजेश बाहर चला जाता है और पूनम रोने लगती है। तभी उसके ससुर वहां आ जाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, देख लेना वो सुधर जाएगा। पिताजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी भी ऐसे ही आदमी से करा देते? शादी से पहले पिताजी ने आपसे पूछा था, तब आपने कहा था कि मेरा बेटा हीरा है। आप बताइए कि आप इस हीरे की बात कर रहे थे। मुझे माफ करना बेटी, ये बात तुमने सच बोली। मैं अपनी बेटी के लिए कभी भी ऐसा चुनाव नहीं करता। आज तुमने इतनी बड़ी बात बोलकर मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम लोगों के लिए जरूर कुछ करूंगा। पूनम रोते रोते वहां से चली जाती है और जाकर अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। वहीं पूनम के ससुर काफी सोच विचार करने लग जाते हैं। उसी दिन रात को राजेश जुए में काफी सारा पैसा हार कर घर आता है और अपना सारा गुस्सा पूनम के ऊपर उतारता है। मनहूस औरत, सुबह सुबह मेरे से झगड़ा कर दिया। आज मैं इतनी मोटी रकम हार गया और ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक तो पैसा हार कर आ गए और ऊपर से आकर मेरे ऊपर चीख चिल्ला रहे हो। जबान लड़ाती है मुझसे। ऐसा बोलकर राजेश पूनम के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है कि उसके पिताजी वहां आ जाते हैं और राजेश का हाथ पकड़ लेते हैं। नालायक, एक तो दिन रात घर का पैसा उड़ाकर आता है और ऊपर से घर आकर इस बेचारी पर जुल्म ढा रहा है। तेरी जैसी औलाद से अच्छा होता कि मेरी औलाद ही ना होती।
ये सारा पैसा मेरा है। आपके मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो है। मैं इसे उड़ाऊं, रखूं या बेचूं, मेरी मर्जी। मेरे जीते जी क्या मेरे मरने के बाद भी अब तू कुछ नहीं ले पाएगा। मैंने बड़ी उम्मीद करी थी कि तू सुधर जाएगा, लेकिन तूने तो सर के ऊपर से पानी ही कर दिया। और दोनों बाप बेटा की बहुत देर तक बहस चलती रहती है। अगले दिन सुबह राजेश के पिताजी को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती। धीरे धीरे राजेश सारा पैसा जुए में उड़ाने लगा, जिससे घर की माली हालत खराब हो गई। जिसकी चिंता में राजेश के पिता बीमार रहने लगे। अरे पिताजी, आपको तो तेज बुखार है, मैं आपके लिए दवाई ले आती हूँ। तुम्हारी उस दिन की कही हुई बात बेटा मेरे दिल को लग गई है, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे माफ करना पिताजी, लेकिन उस दिन मैं काफी गुस्से में थी। कभी कभी गुस्से में इंसान अपने दिल की बात कह देता है, और तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सच थी। अच्छा, अब आप ज्यादा बातें मत करो, मैं अभी आपको दवाई दे देती हूँ। दवाई खाकर आप थोड़ा आराम कर लो, आपको अच्छा लगेगा। पूनम दवाई लाकर अपने ससुर को खिला देती है। शाम को राजेश के पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं। पीछे से राजेश आकर घर में बहुत हंगामा मचाता है। बस राजेश, बहुत हो गया। मैं 5 सालों से तुम्हें देखते आ रही हूं, पर तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। और खबरदार, जो आज के बाद आकर तुमने मुझे कुछ भी उल्टा सीधा कहा। मैं तुम्हारी बातें सुन लेती हूँ तो तुम मुझे लाचार मत समझना। बकवास करती है। तो जैसी औरत को तो मैं 1 मिनट भी घर में ना रखूं। निकल अभी मेरे घर से। पूनम के सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में अपने बेटे को उठाकर घर से जाने लगती है। तभी राजेश के पिता वहां आ जाते हैं। बहू इधर से कहीं नहीं जाएगी। अगर इधर से कोई निकलेगा तो वो तुम हो, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम कर दी है। ये सुनकर राजेश के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो अपने पिताजी से काफी बहस करता है। लेकिन उसके पिताजी उसे साफ शब्दों में कह देते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम कमाओ और जुआ खेलो, पर हमें अपनी सूरत कभी मत दिखाना। और ये सुनकर राजेश चुपचाप घर से चला जाता है। बेटी, मैंने ये घर और अपना आम का बगीचा अपने पोते के नाम कर दिया है। अब तुम इस प्रॉपर्टी को संभाल लो। मैं तो थोड़े दिन का मेहमान हूँ। अभी तुम मेरे साथ जाकर अपने बगीचों को देख लो। अभी आम का सीजन शुरू होने वाला है। पूनम अपने ससुर के साथ बगीचे में जाकर आम देखती है। बगीचे में कुल 5 आम के पेड़ होते हैं जो कच्चे आम से लदे हुए थे। तभी उसके मन में विचार आता है कि वो खुद से कच्चे आम का अचार बनाकर बेचेगी। पिताजी, इस पर तो बहुत सारा कच्चा आम आया हुआ है, क्यों ना हम आम का अचार बनाकर बेचें? अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुम आत्मनिर्भर भी बन जाओगी और 4 पैसे भी कमाओगी। मैं आज ही काफी सारे आम तोड़ लेता हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। और उस दिन पहली बार पूनम आत्मनिर्भरता के साथ खड़ी होती है और अपने नए काम की शुरुआत करती है। राजेश के पिता अपनी बहू का पूरा साथ देते हैं। शुरू शुरू में पूनम आम के अचार को अपने मोहल्ले में बेचती है। लोगों को उसके हाथ का बना हुआ आम का अचार बहुत पसंद आता है। अगले दिन उसके घर में पड़ोस में रहने वाली एक भाभी आती है। अरे पूनम, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने स्वादिष्ट अचार बनाती हो। कसम से, वरना 5 साल हो गए तुम्हें हमारे साथ इस मोहल्ले में रहते हुए। पता होता तो हर साल तुमसे ही अचार बनवाती। तुम खाली अचार ही बनाना जानती हो या आम की और भी चीजें बना लेती हो? अरे भाभी, मुझे कच्चे आम से काफी सारी चीजें बनानी आती हैं। मैं कच्चे आम का मुरब्बा, कच्चे आम की चटनी और कच्चे आम से आम पापड़ भी बनाना जानती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे ये चीजें भी मैं बनाकर बेचूं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। इस तरह से तुम अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हो, वरना राजेश ने तो इस घर का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। मुझे उस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करनी है भाभी। बस मैं अपना काम करना चाहती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही कुछ बड़ा भी करूंगी। धीरे धीरे पूनम अपने ससुर की सहायता से एक छोटी सी दुकान खोल लेती है, जिसमें वो कच्चे आम से बनी हुई चीजें बेचने लगती है। अब पूनम घर, अपने बेटे और अपने ससुर का भी ख्याल रखती और साथ ही साथ में कच्चे आम से बने हुए सामान भी बेचती। धीरे धीरे लोगों को पूनम के हाथ से बने हुए कच्चे आम की चीजें पसंद आने लगी। अब तो कुछ लोग उसे ऑर्डर भी देते हैं।
कुछ दुकानदार भी अब पूनम से अचार बनवाकर बेचने लगे। इतना कुछ होता हुआ देखकर पूनम का हौसला थोड़ा और बुलंद हुआ। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत करूँ, जिसमें मेरे जैसी औरतें काम करें। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है बेटी। जिंदगी में वो इंसान तरक्की करता है जो दूसरों के बारे में भी सोचता है। तुम इसकी शुरुआत इस घर से ही कर सकती हो। मैं भी यही सोच रही थी कि एक कमरे को हम फैक्ट्री का रूप दे देते हैं और शहर में अपने अचार के सैंपल देकर वहां से भी ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है बेटी, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं शहर जाकर तुम्हारे बनाए हुए कच्चे आम के अचार को दुकानदारों को देकर आता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से तुम्हें ऑर्डर जरूर मिलेगा। इस तरह पूनम अपनी छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत करती है, जिसका नाम वो गरीब कच्चे आम वाली रखती है। धीरे धीरे पूनम अपनी मेहनत से उस एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री की शुरुआत करती है और औरतों को काम देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है।